अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा था, यानी कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस को हम लोगों ने डिस्कस किया था। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के दो मेजर डिफेक्ट्स थे, ठीक है। उसका पहला डिफेक्ट जो था वो हमारे पास मसला क्या था उसका कि एटम जो है वो स्टेबल कैसे है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ जो रेडिएशंस है उसके अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रॉन को फॉल करना चाहिए किस में, न्यूक्लियस में, और एटम कोलैप्स कर जाना चाहिए। और दूसरा डिफेक्ट था कि एटम को जो है वो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कॉन्टीन्यूसली एनर्जी को एमिट करे तो उसका स्पेक्ट्रम भी कॉन्टीन्यूस बनना चाहिए। ये दोनों डिफेक्ट्स असल में जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स को प्रॉपर वे में एक्सप्लेन ना करने की वजह से अराइज हुए थे, ठीक है। मतलब कि रदरफोर्ड जो है बेसिकली नाकाम हुआ था इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में। वो इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, यही वजह थे कि उसमें उसके जो मॉडल में काफ़ी डिफेक्ट्स आ गए थे, ठीक है। अब साइंटिस्ट जो थे वो उन डिफेक्ट्स को क्या करना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे, रिमूव करना चाहते थे, जिसके नतीजे में 1913 में नील बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया, जिसको हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। बोहर्स एटॉमिक मॉडल में जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स थे उनको रिमूव किया गया है। नील बोहर का जो ये एटॉमिक मॉडल है ये बेसिकली जो है बेस्ड कर रहा है द प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। 1900 में मैक्स प्लांक ने एक बहुत रेवोल्यूशनरी थ्योरी दी थी, जिसमें उसने रेडिएशंस और एनर्जी के बिहेवियर को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। एनर्जी के बिहेवियर को उसने एक्सप्लेन किया था। उसके मुताबिक एनर्जी इज ऑलवेज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन डिसकंटिन्यूअस मैनर, ठीक है। इससे पहले ये सोचा जाता था कि एनर्जी जब भी एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है तो एक कॉन्टीन्यूस मैनर में एब्जॉर्ब होती है या एमिट होती है। कोई भी बॉडी जो है एनर्जी को कॉन्टीन्यूस मैनर में एमिट करती है या एब्जॉर्ब करती है। एमिट का मतलब होता है निकालती है, एब्जॉर्ब का मतलब होता है जज़ब करती है। लेकिन मैक्स प्लांक ने क्या किया था, एक बहुत ग्रेट किस्म का क्वांटम थ्योरी पेश की थी उसने। रेवोल्यूशनरी उसकी थ्योरी थी, जो कि क्या कहती थी कि नहीं, एनर्जी जो है वो डिस्क्रीट मैनर में यानी कि डिसकंटिन्यूस मैनर में एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है बाय ए बॉडी। अब वो बॉडी एटम्स भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। वो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, क्योंकि हर सब्सटेंस मैटर है। तो मैटर जो है वो क्या करती है, डिसकंटिन्यूस मैनर में एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है या एमिट करती है। उसने उस एनर्जी के जो पैकेट्स हैं उसको उसने क्या कहा था कि एनर्जी जो होती है वो पैकेट्स की फॉर्म में होती है, उसने उसको क्वांटा का नाम दिया था, ठीक है, क्वांटा का नाम दिया था। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल सब का सब जो है वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे ही बेस कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ आ गई। अब हम लोग चलते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल के मेजर पोस्टुलेट्स की तरफ चलते हैं। बोहर बेसिकली जो है वो कामयाब हुआ था इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में, वो कामयाब हुआ था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, ठीक है। और रदरफोर्ड इसी चीज़ में नाकाम हुआ था कि वो इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। बोहर के मुताबिक हमारे पास कोई भी जो एटम है, ठीक है, ये एक एटम मैंने ड्रॉ किया है, सेंटर में उसका न्यूक्लियस दिखाया है। ये पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, मैंने 3 इसके शेल दिखाए हैं। पहले शेल को के बोलते हैं, एल बोलते हैं और एम बोलते हैं, ठीक है। ये तो इनके नाम है और इनका एनर्जी लेवल n इक्वल टू ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये शेल नंबर भी है, इनको ऑर्बिट भी बोला जाता है। बोहर ने इनके लिए ऑर्बिट का वर्ड इस्तेमाल किया है ज़्यादातर, ठीक है। और इसको एनर्जी लेवल्स भी बोला जाता है।
एटम का जो ये पहला शेल होता है या ऑर्बिट होता है, ये लोअर एनर्जी का होता है, उससे बाहर वाला और ज़्यादा एनर्जी का, उससे बाहर वाला और ज़्यादा एनर्जी का होगा। यानी कि जैसे जैसे जो शेल है वो न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं, उसका एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है, उस शेल की, उस ऑर्बिट की एनर्जी जो होती है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, यहाँ तक बात आप लोगों को समझ आ गई। अब इसका जो पहला पोस्टुलेट था वो कहता था कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन हैज़ क्वांटाइज्ड एनर्जी, मतलब कि हमारे पास पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन की अपनी एक एनर्जी है, उस ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो कोरस्पॉन्डेंस होती है ऑर्बिट की एनर्जी की। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो अकॉर्डिंगली होती है किसके, अपने ऑर्बिट के। अब पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसकी एनर्जी ऑर्बिट के एनर्जी से मुताबिकत रखती है। इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी नहीं चेंज करेगा जब तक कि वो अपने ऑर्बिट में रिजाइड करेगा, रहेगा। ये बिल्कुल वही बात है कि एक इंसान जो है अपने घर में जब रहता है, मीन उसका अपना ज़ाती मकान होता है, तो उसको ना पैसा देना है, उसको ना पैसा लेना है। ठीक है, वो उसकी फिक्स्ड क्या है, एनर्जी है। तो मतलब हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है। हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है। पहला शेल या ऑर्बिट अपनी फिक्स्ड एनर्जी रखता है जिसको हम क्वांटाइज्ड एनर्जी कहते हैं, दूसरे शेल की अपनी क्वांटाइज्ड एनर्जी है, तीसरे शेल की अपनी क्वांटाइज्ड एनर्जी है। क्वांटाइज्ड एनर्जी का मतलब होता है फिक्स्ड एनर्जी होती है। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई? तो हम लोगों को एटम की स्टेबिलिटी भी समझ आ गई ना, एटम की स्टेबिलिटी समझ कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने घर में रह रहा है, अपने शेल में रह रहा है, तब तक उसको कोई मसला कोई नहीं है। उसने एनर्जी ना निकालनी है, उसने एनर्जी ना लेनी है, तो उसकी एनर्जी फिक्स्ड रहेगी। जब फिक्स्ड एनर्जी रहेगी तो मतलब वो स्टेबल रहेगा, तो वो स्टेबल रहेगा। वो जो न्यूक्लियस में गिरने वाला डिफेक्ट था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब आज एक और बात, बोहर्स का जो एटॉमिक मॉडल है डियर स्टूडेंट्स, वो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर बेस करता है। मतलब सिर्फ उन्हीं सिस्टम्स को एक्सप्लेन करता है जिन सिस्टम्स के पास या जिन केमिकल स्पीशीज़ के पास वन इलेक्ट्रॉन है। वो केमिकल स्पीशीज चाहे न्यूट्रल है चाहे वो आयनिक है। जैसे हाइड्रोजन के एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन वाला है ये एटम। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल इसको एक्सप्लेन करेगा। हीलियम का मोनोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, अब ये चार्ज स्पीशी है, ठीक है, मोनोपॉजिटिव आयन जो है। अब इसमें क्या है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते थे, ठीक है, 2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ है तभी उसके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज आया हुआ है, और वही क्यों ये मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया। ठीक है, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 में से 2 एमिट किए हुए हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज तभी इसके ऊपर आया हुआ है, पीछे जो रह गया वो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा बोर्स एटॉमिक थ्योरी इसको भी एक्सप्लेन करेगी। सिमिलरली बेरिलियम पॉजिटिव 3 जो है आयन ट्राई, जो हमारे पास पॉजिटिव आयन है बेरिलियम का, उसको भी एक्सप्लेन करेगा। ठीक है ना। अब आप आ जाए किसकी तरफ, हम लोग आते हैं कि हाइड्रोजन एटम की तरफ। हाइड्रोजन एटम जो है उसको एक्सप्लेन करता है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। हाइड्रोजन एटम एक टिनी न्यूक्लियस रखता है और एक ही उसके गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द एक ही इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है हाइड्रोजन एटम के। ठीक है, हाइड्रोजन एटम हैज टिनी न्यूक्लियस एंड 1 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है ना, तो मतलब बोहर्स एटॉमिक मॉडल इस पे एप्लीकेबल है। फिर एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो अपने शेल में है, अपने ऑर्बिट में है, तो उस ऑर्बिट की क्वांटाइज्ड एनर्जी है, मीन उस ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड। तो वो इलेक्ट्रॉन उसी के अंदर क्या करता रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा, कोई मसला नहीं है, जब तक है वो तब तक रिवॉल्व करता रहेगा, तभी एटम स्टेबल होता है।
एटम को हम लोग मैटर को हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस कि मैस और मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यही वजह ना कि एटम स्टेबल है, ठीक है ना। मैटर तभी स्टेबल है क्योंकि एटम स्टेबल है। तो ऑर्बिट हैज क्वांटाइज्ड एनर्जी मीन फिक्स्ड एनर्जी। अब आ जाए जी थर्ड पास्टुलेट की तरफ। एटम अगर स्टेबल है तो वो तब तक स्टेबल है जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, मीन अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करी जा रहा है, करता जा रहा है। वो एनर्जी में चेंज आएगा, लेकिन कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन, ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जंप करेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, इसने जंप किया बाहर की तरफ अगले शेल में। मैंने बोला था न्यूक्लियस के करीब जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के करीब जो शेल होता है उसकी एनर्जी कम होती है और न्यूक्लियस से दूर जो वाला है उसकी एनर्जी ज़्यादा। मतलब इलेक्ट्रॉन ने कम एनर्जी वाले शेल से ज़्यादा एनर्जी वाले शेल में जंप किया, तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? उसको कम एनर्जी से जब ज़्यादा एनर्जी वाले शेल में उसको जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसकी एनर्जी 4 थी और अब वो 6 वाले की तरफ जंप कर रहा है, तो उसको 2 यूनिट्स मज़ीद एनर्जी लेनी पड़ेगी ना। यहाँ पर था तो वो 4 एनर्जी लेवल थी। लेट सपोज एक एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पर उसकी एनर्जी 4 यूनिट्स थी, अब उसने अगले ऑर्बिट में जंप करना है जो कि 6 यूनिट एनर्जी वाला है, तो वो 2 यूनिट्स एब्जॉर्ब करेगा। तो जब भी लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। सिमिलरली जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा, जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा, अब ये 6 यूनिट वाला था, ठीक है। मैं बोल रही थी कि ये 4 यूनिट वाला है, ये 6 यूनिट वाला है, तो चलें इसको मैं 2 कह देती हूँ। अब ये 6 यूनिट वाले से इसने जंप किया है 2 यूनिट एनर्जी तक। यूनिट में इसलिए एनर्जी के लिए बोल रही हूँ कि भाई 6 एनर्जी के, तो 6 से वो 2 की तरफ आया है, तो स्टूडेंट्स अब वो क्या करेगा? 6 से लो आया है, नीचे की तरफ आया ना, तो वो एनर्जी को एमिट करेगा, ठीक है। उसके पास 4 यूनिट इजाफी हैं, उसको 2 पे आना है, तो वो अपने अंदर से 4 यूनिट्स निकालेगा, तो वो 2 वाले इस लेवल पे आ जाएगा, इस ऑर्बिट में आ जाएगा। तो जब हायर एनर्जी लेवल से, यानी कि हायर एनर्जी शेल जो है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है, तो एनर्जी एमिट होती है। अब ये जो एनर्जी एमिट होती है ना, ये होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, ठीक है। रेडिएशंस की फॉर्म में क्या होती है? एनर्जी एमिट होती है। तो डेल्टा ई हमारे पास वो होता है जो चेंज इन एनर्जी आया है, एनर्जी में जो चेंज आया है। जैसे डेल्टा ई E2 से E1 की तरफ आया, E2 से E1 की तरफ आया, तो कितनी रेडिएशंस एमिट होंगी? h न्यू, ठीक है। रेडिएशंस कितने पावर की होंगी? हम कह रहे हैं ना एनर्जी एमिट हो रही है, एनर्जी एमिट हो रही है बार बार, तो वो एनर्जी कितनी इंटेंसिटी की होगी? वो होगी इज इक्वल टू h न्यू। न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी बता रही है हमारी, ठीक है। न्यू किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? फ्रीक्वेंसी को। तो डेल्टा ई यानी कि जितनी एनर्जी एमिट होगी वो इक्वल होती है h न्यू। h यहाँ पर प्लांक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जाउल सेकेंड, ठीक है। ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एटम में एनर्जी चेंज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से, लोअर शेल से हाई एनर्जी लेवल या हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे जंप करता है, तो वो रेडिएशंस को एमिट करता है और रेडिएशंस की इंटेंसिटी कितनी होगी? h न्यू के बराबर होगी। फोर्थ पोस्टुलेट जो है वो बोह्स एटॉमिक मॉडल का है, एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड। जिस तरह से हर इलेक्ट्रॉन की अपनी फिक्स्ड एनर्जी होती है, क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है, ठीक है, इसी तरह से हर इलेक्ट्रॉन का अपना फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होता है।
मोमेंटम किस क्वांटिटी को बोलते हैं? मोमेंटम हर उस बॉडी में होता है जो बॉडी मैस रखती है और जो बॉडी वेलोसिटी रखती है, उसके अंदर मोमेंटम पैदा हो जाएगा। ठीक है, एक बस है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है, बस का मैस भी होता है और बस की वेलोसिटी भी है, चल रही है बस, तो इसका मतलब है बस के अंदर मोमेंटम है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है उसका मैस भी होता है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी है क्योंकि वो रिवॉल्व कर रहा है, और क्योंकि वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो बजाय इसके सिर्फ मोमेंटम बोलने के, जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो हम उसको एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो हर इलेक्ट्रॉन का अपना फिक्स एंगुलर मोमेंटम होता है, mvr इज इक्वल टू NH/2π। उस एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है? वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होती है n। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट शेल का है तो उसकी हम लोग एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे? n की जगह 1, पहले शेल का इलेक्ट्रॉन है ना, तो n की जगह 1, h की जगह हम लोग कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू डालेंगे 6.63 10⁻⁻34। नीचे जो है वो हमारे पास मैथमेटिकल टर्म लिखी हुई है 2, और पाई जो होता है उसकी वैल्यू फिक्स होती है 3.14। ठीक है ना स्टूडेंट, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो आपके पास बाकायदा एक न्यूमेरिकल आंसर आ जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी जो कि उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा जो पहले शेल में पाया जा रहा है। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन जो L शेल में पाया जाता है, यानी कि जिसका n इज इक्वल टू 2 होगा, तो उसके लिए आप एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप लिखेंगे mvr इज इक्वल टू NH/2π। तो स्टूडेंट्स, अब क्योंकि सेकंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालना है ना, तो n की जगह 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय h की जगह h की वैल्यू यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 × 10⁻34 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो अपनी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा इसकी, ठीक है, जो कि उस इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम होगा जो सेकंड शेल में क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है ना। इसी तरह से थर्ड वाले में हम लोग इस n की जगह 3 लिख देंगे, तो हमारे पास क्या होता है कि एंगुलर मोमेंटम भी किसी इलेक्ट्रॉन का फिक्स्ड होता है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है और फिक्स्ड होती है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है वो बोहर्स एटॉमिक मॉडल और जो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के कंपैरिजन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड्स एंड बोहर्स एटॉमिक मॉडल को देखते हैं, दोनों का आपस में कंपैरिजन करते हैं। रदरफोर्ड्स जो एटॉमिक मॉडल था वो बेस्ड था क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन हमें ये कहता है कि जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो वो कॉन्टीन्यूसली अपने अंदर से क्या करती है? रेडिएशन को एमिट करती है, ठीक है, या एब्जॉर्ब करती है, कॉन्टीन्यूसली वो कर रही होती है। जबकि इसके बिल्कुल बरअक्स, ठीक, बोहर ने क्या कहा? बोहर ने क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन ली। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन कहती है जब भी कोई बॉडी मूव करती है एनर्जी को वो डिस्क्रीट या डिसकॉन्टिन्यूस इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स या तो एमिट करेगा वो बॉडी या फिर वो एब्जॉर्ब करेगा। इसीलिए एटम्स भी जो है वो क्या करते हैं? डिसकॉन्टिन्यूस मैनर में एनर्जी को निकालते हैं या एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट बात कर रहे हैं। यही वजह है कि बोहर जो है कामयाब हो गया था इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में, जबकि रदरफोर्ड था वो नाकाम रहा था। रदरफोर्ड की जो थ्योरी है वो कोई ऑर्बिट के बारे में आइडिया नहीं देती। ऑर्बिट हम लोग उस पाथ को बोलते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। रदरफोर्ड बता ही नहीं सका था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं तो वो किस तरह से रिवॉल्व करते हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रॉन्स बस रिवॉल्व कर रहे हैं। उसने नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी और ऑर्बिट की एनर्जी कोरेस्पॉन्डेंस होती है तो रिवॉल्व होती है। उसके मुकाबले में
बोहर ने आइडिया ऑफ ऑर्बिट दिया था, मतलब कि ऑर्बिट असल में वो एनर्जी एक लेवल है, ऑर्बिट एक एनर्जी लेवल है जिसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है। किसकी एनर्जी से फिक्स्ड होती है? वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से। दोनों की एनर्जी जब सेम होती है तो वो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में जगह ले लेता है, वहाँ पर खड़ा रहता है, जमा रहता है, रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। तो बोहर ने आइडिया ऑफ ऑर्बिट दिया था। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें कि बोहर जो है ऑर्बिट का नाम इस्तेमाल कर रहा है, उसी ऑर्बिट को हम शेल भी बोलते हैं और उसी ऑर्बिट के लिए एनर्जी लेवल भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हमारे पास पाथ्स है ना, हर पाथ्स की अपनी एनर्जी है, इसलिए उसको एनर्जी लेवल बोल देते हैं। और वो पाथ्स की जो एनर्जी होती है वो कोरेस्पॉन्डेंस होती है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के, इस वजह से इलेक्ट्रॉन अपने कोरेस्पॉन्डेंस एनर्जी लेवल में घूमता रहता है। चेंजिंग एनर्जी, अब क्योंकि रदरफोर्ड जो है वो क्लासिकल थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहा था ना, क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक क्या था कि बॉडी जो है वो कॉन्टीन्यूसली एनर्जी को इवॉल्व करती है जब वो मूव कर रही होती है कोई भी बॉडी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन उसके मुताबिक रिवॉल्व कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं हर टाइम जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द। तो इसका मतलब है एनर्जी मुसलसल वो लूज कर रहे हैं, अपने अंदर से वो एनर्जी निकाल रहे हैं। इसी वजह से वो कहता था कि इलेक्ट्रॉन जब मुसलसल एनर्जी निकालते रहेंगे, जबकि बोहर ने कह दिया नहीं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स्ड रहती है तब तक जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रहता है, उसको एनर्जी चेंज नहीं आता। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, अब क्योंकि रदरफोर्ड ये कहता था कि इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को एमिट कर रहे हैं तो स्पेक्ट्रम भी कॉन्टिन्यूस, उसके अकॉर्डिंग, उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम का स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस है। जबकि बोहर कहता है नहीं, एटम तो सिर्फ तब एनर्जी को लूज करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी, ठीक है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी या हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जंप करेंगे, सिर्फ तब वो एनर्जी को इवॉल्व करेंगे या एब्जॉर्ब करेंगे। जब जब वो जंप करेंगे तब तब रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे या इवॉल्व करेंगे, और जिन रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब या इवॉल्व कर रहे हैं उन्हीं रेडिएशन का स्पेक्ट्रम आएगा। और इसी वजह से लाइन स्पेक्ट्रम आता है, क्योंकि कभी लाइन कभी कभी बनेगी ना, क्योंकि कभी कभी वो जंप करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो कभी कभी वो जब जी जंप करेगा उस टाइम लाइन बन जाएगी। फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहता है कि एटम जो है वो अनस्टेबल है, उसके अकॉर्डिंग एटम अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो वो घूमते घूमते क्या होगा, एंड पे इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और एटम का स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है, विच इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और मैस। जबकि उसके मुकाबले में बोहर कामयाब हो गया। बोहर बताता है कि एटम स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि एटम के इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रहना पसंद करते हैं, अपने ऑर्बिट में रहते हैं और अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है, तो वो स्टेबल है। तो बोहर के मुताबिक एटम स्टेबल है, तभी वो एग्जिस्ट करता है। मैस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए वो क्या स्टेबल है, ठीक। तो ये तो सब कुछ था हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल से मुतल्लिक। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉन्ग क्वेश्चंस में अक्सर इस बोहर एटॉमिक मॉडल में से और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दोनों में से लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वो बन सकता है। आपको इसमें कोई भी मसला हो, कोई परेशानी हो, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में मेरे से कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।